बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम छठी कक्षा के सुलभ भर्ती का अभ्यास करेंगे। दूसरी इकाई का 8वां पाठ T2 और चिंकी, यह तो हमने पढ़ लिया है। T2 और चिंकी इस पाठ का जो स्वाध्याय है उसे आज पूरा करते हैं। तो चलो, स्वाध्याय के दौरान आपको बहुत सारी अलग अलग जानकारी भी दूंगी मैं आज, तो बड़े ध्यान से आज का स्वाध्याय पूरा करना है। देखो तो, मैं कौन इस शीर्षक के अंतर्गत चित्रों के आधार पर वाक्य बनाओ। इस स्वाध्याय के लिए हमें बहुत ही सुंदर चित्र दिए हैं। यहाँ 3 चित्र दिखाई देते हैं। बड़े ध्यान से चित्र देखना है और इसके आधार पर हमें कुछ वाक्य लिखने हैं। तो ध्यान से देखो और मन ही मन सोचो कि क्या इस पर वाक्य आप बनाओगे। तो बच्चों, हमें वाक्य लिखना है। वाक्य, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो वाक्य लिखने से पहले आओ जान लेते हैं वाक्य के प्रकार। हिंदी में रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। वाक्य के 3 प्रकार देखते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। विद्यार्थी लिख रहे हैं। मिश्र वाक्य, इनमें 2 उपवाक्य होते हैं और एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। यह वही घर है जहां मेरा बचपन बीता था। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं एवं और, किंतु, परंतु आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। लड़कियां नाच रही है और गा रही है। तो बच्चों, ये वाक्यों के प्रकार जो है उसी के तरह हम चित्रों पर आधारित वाक्य बनाएंगे। तो आओ वाक्य बनाते हैं। देखो तो, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यह सरल वाक्य है। आकाश में बादल घिरे हैं और मौसम सुहावना है, यह संयुक्त वाक्य है। पक्षियों ने देखा कि बारिश हो सकती है, यह मिश्र वाक्य है। इस चित्र का पहला वाक्य, बगीचे में हरियाली है, यह सरल वाक्य है। फूल खिले हैं और तितलियां उन पर मंडरा रही है, यह संयुक्त वाक्य है। तितलियां आती है तो बगीचे की सुंदरता बढ़ जाती है, यह मिश्र वाक्य है। इस चित्र पर देखो, बच्चे खेल रहे हैं, यह सरल वाक्य। शाम का समय है और बच्चे खेल रहे हैं, यह संयुक्त वाक्य। बच्चों ने देखा कि सूर्य अस्त हो रहा है, यह मिश्र वाक्य। तो वाक्य के ये जो 3 प्रकार है, अपने इस कहानी में कहाँ कहाँ आए हैं जरूर आप ढूंढ लेना। खोजबीन इस शीर्षक के अंतर्गत विलुप्त होते हुए प्राणियों तथा पक्षियों की जानकारी प्राप्त करके सूची बनाओ, यह बात बताई गई है। तो आओ, विलुप्त होना इसका मतलब समझते हैं। विलुप्त होना यानी दिन ब दिन संख्या कम होना और आखिर में वे प्राणी इस दुनिया से नष्ट होना। तो देखते हैं कौन से प्राणी दिन ब दिन विलुप्त होते जा रहे हैं। ये है ब्लू व्हेल।
ये देखो, ये सारे प्राणी दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। तेंदुआ, बाघ, चीता, बारसिंगा, एक सींग वाला गेंडा, हिरन, सुनहरा लंगूर, हाथी, लाल पांडा, गौरैया, काली गर्दन वाला सारस, तीतर और गिद्ध, ये प्राणी अब विलुप्त होते जा रहे हैं, तो हमें इन्हें बचाना चाहिए। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत जीव दया ही भूत दया है, यह सुवचन हमें दिया गया है। आओ इसके आधार पर कुछ जानकारी लिखते हैं। किसी दुखी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का भाव जो उसे प्रेरणा दे, भूत दया कहलाता है। संसार के छोटे छोटे जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। हमारे देश में बहुत से जीव जंतु और प्राणी ऐसे भी होते हैं जो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। हो सके तो उनकी रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए, उनका उचित इलाज करना चाहिए। अपने मनोरंजन के लिए किसी भी जीव को बंधक बनाना नहीं चाहिए। उनके लिए पानी तथा संभव हो सके तो उनकी खाने की चीजें उन्हें देना चाहिए। कुछ लोग उनको बेवजह मारते पीटते हैं, उन्हें रोकना और समझाना चाहिए। पशु पक्षियों का नैसर्गिक आवास जैसे जंगल, पेड़ पौधे सुरक्षित रखने चाहिए। तो ये सब आप करेंगे तो जरूर आप में भूत दया जागृत है, इस बात का सबको पता चलेगा। मैंने समझा इस शीर्षक के अंतर्गत हमने जो कहानी पढ़ी है टीटू और चिंकी, इस कहानी द्वारा हमने क्या सीखा है, क्या समझा है, क्या सीख पाई है, इसको हमें हमारी भाषा में लिखना है। तो आओ लिखते हैं। हमें सभी लोगों से मित्रवत रहना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि एकता में बल है। एकता बनाए रखने से किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। हमें पड़ोसी धर्म भी निभाना चाहिए। बच्चों या बड़ों ने अपने पड़ोसियों के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मुसीबत के वक्त पड़ोसी ही काम आते हैं, ये बात कभी ना भूलना। ध्यान में रखना कि दो लोगों की लड़ाई झगड़े में तीसरा व्यक्ति हमेशा फायदा उठाता है, इसलिए कभी भी किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शब्द वाटिका इस शीर्षक के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्द और मुहावरे देखते हैं। खोखल, पेड़ के तने में बना हुआ छेद या कोटर। आसमान यानी आकाश। दोहराना यानी दोबारा या बार बार कहना। तमाशा यानी लड़ाई झगड़ा। तना, पेड़ का निचला भाग। मौका यानी अवसर। टहनियाँ, पेड़ की शाखाएं। गाढ़ा, कम तरल शहद जैसा चिपचिपा। बसेरा, इसका मतलब है घर या आवास। एकता, मेलजोल, एक दूसरे की सहायता। नीड यानी घोंसला। पड़ोसी धर्म यानी पड़ोसियों के सुख दुख में साथ देना। परेशान यानी त्रस्त। ताकत यानी शक्ति। तो कुछ मुहावरे भी देखते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकना, इसका मतलब है अकेला आदमी बिना दूसरे के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इसका वाक्य देखते हैं। मुझे पता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, फिर भी जो काम मुझसे होगा वह जरूर करूंगा। अपनी जिद पर अड़े रहना, अपनी बात पूरी करने के लिए किसी तरह अड़े रहना। वाक्य में प्रयोग करते हैं। लाख समझाने पर भी रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक और एक 11 होते हैं, एकता में शक्ति होती है।
भाई को भाई ने साथ देना चाहिए, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। भाषा की ओर इस शीर्षक के अंतर्गत हमें एक स्वाध्याय दिया गया है। विराम चिन्ह रहित अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगाओ। ये कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं और नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है। तो कौन से चिन्ह लगाने हैं? इससे पहले हम विराम चिन्हों के बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी लेते हैं। विराम चिन्हों का परिचय। विराम का अर्थ है ठहराव लेना या रुकना। लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए अनेक प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भावों की अभिव्यक्ति, उतार चढ़ाव और ठहराव दर्शाने वाले विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। पूर्ण विराम। वाक्य पूरा हो जाने पर अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। उसका उदाहरण, तुम घर चले जाओ। अर्धपूर्ण विराम। वाक्य कहते हुए हल्का सा विराम देना हो तो अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। उसका उदाहरण है, राम अच्छा लड़का है, उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। अल्प विराम। किसी वाक्य प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम रुकना हो तो वहां अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, शाम जरा इधर तो आओ। अंकों को लिखते समय 1, 2, 3, 4, 5 आदि हाँ और नहीं के बाद यह अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। हाँ, यह काम हो जाएगा। एक ही प्रकार के शब्द के बाद, जैसे मेरे पास नीली, काली, हरी और लाल पेंसिलें हैं, तो इस तरह इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे और भी है। प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने की अनुभूति हो, वहां प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है, यह तुम्हारी कलम है क्या? आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भाव दर्शाते समय विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द जैसे ओहो, छी, अरे, शाबाश, अच्छा, हे भगवान, काश, वाह आदि। उसके उदाहरण देखते हैं। वाह, क्या सुहावना मौसम है। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। छी, कितनी गंदगी है यहाँ। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। यह दुगुने भी होते हैं, सिंगल भी होते हैं। वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए यह सिंगल अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। उसका उदाहरण है, गोदान। यह मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है, तो गोदान इसमें सिंगल अवतरण चिन्ह लगाया है। किसी के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्यों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दुगुना वाला अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। तो देखो, हमारे पाठ में जो वाक्य है, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? तो इन दोनों वाक्यों में दुगुना वाला अवतरण चिन्ह लगाया गया है। कोष्टक। ये जो 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए उपयोग किया जाता है। हिंदी साहित्य में लघु कोष्टक का उपयोग किया जाता है। यह मझला कोष्टक और यह दीर्घ कोष्टक है। इनका प्रयोग हमेशा जोड़ी में ही होता है। उसका उदाहरण है, दशहरे को दशानन कोष्टक में रावण के पुतले को दहन किया जाता है।
8वां है निर्देशक या संयोग या सामाजिक या डैश चिन्ह, इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। उसका उपयोग कैसे किया जाता है देखो, दो दो हाथ, कभी कभी हार जीत, झील सी आंखें, सागर सा हृदय। तो बच्चों, इन विराम चिन्हों का हमने परिचय कर लिया है, तो आगे हमारा स्वाध्याय पूरा करते हैं। तो आओ, दिए हुए अनुच्छेद में हम अब विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखो तो, काबुली वाले ने पूछा, बिटिया अब कौन सी चूड़ियां चाहिए? मैंने अपनी गुड़िया दिखाकर कहा, मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़ियां दे दो, जैसे लाल, नीली, पीली। यह अनुच्छेद काबुली वाला कहानी से लिया है। तो देखो, इस परिच्छेद में जो लाल रंग में दिखाए गए हैं, वे सब विराम चिन्ह हमने लगाए हैं। सुनो तो जरा, इस शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों की नकल सुनाओ, यह स्वाध्याय दिया गया है। आओ तो कुछ पशु पक्षी देखते हैं। अरे बाप रे, कितने सारे पशु पक्षी हैं। आओ, इनकी जो बोलियां हैं उनकी नकल भी करते हैं। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। कुत्ता कैसे बोलता है? भौ भौ। गाय कैसी बोलती है? हम्मा हम्मा। बकरी बोलती है मैं मैं मैं। मेंढक कैसे बोलता है? ट्र ट्र ट्र। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकुड़ुकू कुकुड़ुकू। गौरैया कैसे बोलती है? चू 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 चू। और कौवा कौवा बोलता है काव काव काव। और कबूतर कबूतर बोलता है गुटरगू गुटरगू गुटरगू। कोयल कोयल की तो मीठी बोली होती है, कू कू कू। बताओ तो सही, इस शीर्षक के अंतर्गत अपने साथ घटित कोई मजेदार घटना बताओ, यह हमें लिखना है। देखो, हर एक के साथ कोई ना कोई मजेदार घटना तो होती ही है। तो मैं यहाँ एक मजेदार घटना आपको बता रही हूँ। आपके जीवन में भी जो मजेदार घटना हुई हो, आप उसे लिख लेना। जब यह घटना हुई थी, तो मैं काफी डर गई थी, लेकिन अब वो मजेदार लगती है। उस दिन घर के आंगन में माँ और चाची कपड़े सिल रही थी। वही आंगन में एक मटका स्टैंड पर रखा होता था। पानी लेने के लिए मुझे अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़ा होकर मटके पर लटकना पड़ता था। तो उस दिन जब प्यास लगी, तो खड़े होने की जगह ही नहीं थी। माँ की मशीन और इतने सारे कपड़ों ने सारी जगह घेर रखी थी। मैं जैसे तैसे ग्लास लेकर लटक के मटके से पानी निकालने लगी। जैसे ही मैंने पानी निकाला, मटका धम से नीचे गिर गया। माँ की मशीन, उनके कपड़े और चाची सब पानी में भीग गए। सारा आंगन ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने पानी से होली खेली हो। माँ गुस्सा तो हुई, मगर मुझसे ज्यादा ध्यान वो उन कपड़ों को बचाने में लगा रही थी जिन्हें उनको सीलना था। मटका तो टूट गया और सारा पानी भी बिखर गया, लेकिन मेरे हाथ में ग्लास का पानी वैसा का वैसा ही था, जिससे मैं पानी पीने लगी। साथ में माँ और चाची को भागा दौड़ी करते हुए देख भी रही थी। वाचन जगत से इस शीर्षक के अंतर्गत उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की कोई एक कहानी पढ़ो, उसका विषय बताओ।
तो आइए एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। ईदगाह, यह प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें उन्होंने बाल स्वभाव को दिखाया है। हामिद नामक बालक दादी अमीना से जीत करके मेला देखने जाता है। मेले में उसके मित्र तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। पैसे कम होने की वजह से हामिद ये सब चीजें नहीं खरीद पाता। मेले में दुकान पर चिमटा देखकर उसे दादी की याद आती है। रोटियां बनाते समय दादी के हाथ बार बार जल जाते हैं। हामिद बिना कुछ खाए पिए मेले से चिमटा लेकर वापस घर आता है। हामिद के हाथों में चिमटा देखकर दादी अमीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हामिद को गले लगा लेती है। तो देखो, यहाँ जो बच्चा है अपने दादी का दर्द जानता है और उसने मेले से खुद के लिए कुछ नहीं लेकिन दादी के लिए चिमटा लेके आया है। मेरी कलम से इस शीर्षक के अंतर्गत बाघ बचाओ परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिखो, यह स्वाध्याय दिया गया है। आओ इसके बारे में जानकारी लिखते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने बाघों को संपूर्ण सुरक्षा दिए जाने का निर्णय लिया। भारतीय वन्य पशु समिति के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर कर्ण सिंह ने 1 अप्रैल 1973 को कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया। प्रारंभ में इसके लिए 9 राज्यों में एक अभयारण्य को चुना गया। बाघ परियोजना के प्रारंभिक उद्देश्य ही था कि बाघों की संख्या में वृद्धि तथा उनका संरक्षण करना और उद्यान को संरक्षण प्रदान करना तथा उन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। बाघ परियोजना लागू होने के बाद बाघों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 1972 में बाघों की संख्या मात्र 1872 थी। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 6500 हो गई है। सबसे अधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में होने के कारण इसे टाइगर राज्य भी कहा जाता है। सदैव ध्यान में रखो, प्राणियों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। वनस्पतियां प्रकृति की अनुपम देन है और पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन कायम रखने में अहम भूमिका निभाती है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वनस्पतियां जैसे पेड़ पौधे या जंगल सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। उसी तरह ये प्राणी भी भूमिका निभाते हैं। वन्य जीवन के बिना संसार में जीवन विकास की क्रिया ठप्प पड़ जाएगी। संसार में सभी जीवों में मनुष्य सबसे सक्षम एवं शक्तिमान है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। सभी प्राणी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में समान रूप से योगदान देते हैं। मनुष्य सबसे समर्थ व बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए दूसरे प्राणियों की रक्षा करना यह प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जरा सोचो, लिखो, क्या लिखना है? यदि प्राणी नहीं होते तो सोचो तो क्या क्या होता। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु इस दुनिया में नहीं होता तो क्या क्या होता। आइए देखते हैं। यदि प्राणी नहीं होते तो पूरा संसार निर्जीव सा लगता। यहाँ पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, समुद्र, मैदान सब होते, मगर प्राणियों के बिना इनका क्या उपयोग होता। पक्षियों की शोभा, जानवरों की चहल पहल,
इनके बिना यह संसार सुना सुना लगता है। नदी, समुद्र, जलचरों के बिना सुने सुने रहते। पशु पक्षियों का मनुष्य के जीवन में बहुत ही उपयोग होता है। इनके बिना मनुष्य के जीवन में रौनक नहीं दिखाई देती। अतः प्राणियों के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। टीटू और चिंकी इस कहानी का सारांश लिखते हैं। पेड़ के खोखल में टीटू गिलहरी अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसी पेड़ पर घोंसले में चिंकी चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ रहती थी। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया का आपस में मिलजुल था, परंतु उनके बच्चे आपस में झगड़ते थे। दोनों के बच्चे पेड़ पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। दोनों के ही बच्चे चाहते थे कि दूसरा परिवार वहां से चला जाए। इन परिवारों के झगड़े का लाभ पेड़ के नीचे रहने वाला सांप उठाना चाहता था। सांप टीटू के बच्चों पर हमला कर देता, पर उस समय चिंकी चिड़िया की समझदारी से बच्चों की जान बच जाती है। इस संकट के दौरान टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया के बच्चों को एकता की शक्ति का एहसास हो जाता है। 1 और 1 11 होते हैं, यह बात वे समझ जाते हैं। इसके बाद उनका झगड़ा खत्म हो जाता है। स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत दूरदर्शन चैनल पर दिखाए जाने वाले किसी अनोखे जीव की जानकारी प्राप्त करो, यह स्वाध्याय दिया गया है। देखो तो ये अनोखे जीव कभी देखा है इससे पहले? तो आओ इनकी जानकारी भी लेते हैं। पोटू, यह चिड़िया मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। इसकी चोंच ज्यादा चौड़ी और अनोखी होती है, जिसकी मदद से उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ती है। इनकी आंखें चौड़ी होती है, देखो तो। और ये है स्पाइडर खेकड़ा। यह जापान में समुद्र के अंदर पाया जाता है, जिसका वजन 40 पाउंड और पैर की लंबाई 10 फीट होती है। स्पाइडर जैसे दिखने वाला यह खेकड़ा करीब 100 सालों तक जिंदा रहता है। देखा ना कितने अनोखे हैं ये जीव। ये देखो, ये भी कुछ अनोखे ही है। ये जो है स्टोव पाइप स्पंज, इनका आकार ट्यूब जैसा होता है, जिसकी लंबाई 5 फीट और मोटाई 3 इंच तक होती है। यह करीब 100 सालों तक जीते हैं। जब तक बढ़ते ही रहते हैं। वे कुछ सेकंड में लाखों लीटर पानी को फिल्टर कर सकते हैं। और ये क्या है? ये है झालर जैसे गले वाली छिपकली। बिल्कुल अलग ही छिपकली है ये। यह एक तरह की छिपकली है। उत्तर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण न्यू गिनिया में पाई जाती है। इसकी गर्दन झालर जैसी होती है। यह शिकार को देखती है तो अपने झालरों को खोलकर फुफकार मारती है, जिसे सुनकर शिकार की हालत खराब हो जाती है। तो देखा ना बच्चों, कितने अनोखे ये जानवर, कितने अनोखे ये जीव है। अध्ययन कौशल इस शीर्षक के अंतर्गत चित्रों को पहचान कर जलचर, नभचर, थलचर और उभयचर प्राणियों में वर्गीकरण करो। तो देखते हैं चित्र में कौन कौन है। भैंस, मछली, सांप, तोता, उल्लू, चूहा, ऑक्टोपस, ऊंट, मेंढक, गौरैया, शेर, गिलहरी और मगरमच्छ। तो ये कहाँ रहते हैं? आओ देखते हैं। तोता, उल्लू और गौरैया नभ में रहते हैं, इसलिए वे नभचर है। भैंस, चूहा, ऊंट और शेर ये जमीन पर रहते हैं, इसलिए वे थलचर है। मछली और ऑक्टोपस पानी में रहते हैं, इसलिए वे जलचर है। मेंढक, मगरमच्छ और सांप ये पानी में भी रह लेते हैं, जमीन पर भी रह लेते हैं, इसलिए उन्हें उभयचर प्राणी कहा जाता है।
स्वाध्याय। प्रश्न पहला, किसने किससे कहा लिखो। 1. हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। 2. तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। 3. हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। 4. बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था। 5. अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। 6. सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना। तो बच्चों, आज हमने टीटू और चिंकी इस पाठ का स्वाध्याय पूरा किया है। हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए पाठ के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।